अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त बात बोली गई है कि हाउ अदर सी यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू सी योर सेल्फ मीन्स एवरीथिंग। दूसरे लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप खुद को किस तरीके से देख रहे हो वहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर आप खुद को बिलिटिल कर रहे हो, अगर आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हो तो दुनिया तो समझेगी ही। शाहरुख खान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कही थी। शाहरुख खान ने कहा था कि अगर मैं खुद से प्यार ना करूँ तो पूरी दुनिया मुझसे कैसे प्यार कर सकती है। तो इसीलिए आपको खुद को पहले काबिल समझना पड़ेगा, आपको खुद को पहले डिजर्विंग समझना पड़ेगा, तब दुनिया भी आपको डिजर्विंग समझेगी और जो भी आपको चाहिए वो आप अचीव कर पाओगे। खुद पे अगर कॉन्फिडेंस है तो बाकी की जो बातें हैं वो कोई मैटर नहीं करती है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, खुद को हमेशा एक सुपेरियर पावर की तरह देखिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम 1 अक्टूबर, नया महीना यहाँ पर देखने को मिल रहा है और नए महीने के साथ नए तरीके से न्यूज़पेपर को हम कवर करने वाले हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, काफ़ी डिटेल में और एंटरटेनिंग तरीके से। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो को आप शेयर करना ना भूलिए और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने एमएम एकेडमी ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेस मेरे द्वारा देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और भी कई सारे कोर्सेज जो है वो आ रहे हैं, आने वाले हैं और आपको यहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगा। डेमो लेक्चर जो है ये भी अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मैं जो न्यूज़पेपर आता है उसकी भी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। उसी के साथ साथ जो कौन बनेगा आए सीरीज़ है उसकी भी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। उसी के साथ साथ जो न्यूज़पेपर हम यहाँ पर कवर करते हैं तो जो पीपीटी है वो भी मैं यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। तो इससे आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर जो है ये मिल जाते हैं। और उसी के साथ साथ एक और टेलीग्राम चैनल है एमएम एकेडमी ऑफिशियल नाम से, जहाँ पर जो एमसीक्यूज़ है, मतलब जो क्विज़ है वो हम शेयर करते हैं। तो क्विज़ जो है वो भी आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ कौन बनेगा करोड़पति में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, जिससे कि आप वहाँ पर प्रॉपर क्विज़ जो है वो सॉल्व कर सको। तो वो आपकी मेमोरी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो मैप बेस्ड एक्सरसाइज में ये कौन सी कंट्री है ये आपको बताना है। तो कंट्री का नाम आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर पूरा न्यूज़पेपर देखते हैं। शुरुआत हम एक्सप्लेन सेक्शन से करते हैं, क्योंकि एडिटोरियल और एक्सप्लेन सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद फर्स्ट पेज से लेकर तो लास्ट पेज तक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक्सप्लेन सेक्शन जो 13th पेज है उस पर हमें एक्सप्लेन सेक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली एडिशन जो है वो हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डिफेंस ऑफसेट जो है उसकी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। कल ही हमने नॉर्मल न्यूज़ जो है वो कवर की थी, अब इसके रिगार्डिंग डिटेल में हम यहाँ पर सब कुछ कवर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ ICGS यहाँ पर जो कनकलता बरुआ
हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में हम देखने वाले हैं। उसी के साथ यहाँ पर जो कोरोना वायरस म्यूटेशन है इसके बारे में बात की गई, तो इसे हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी बार इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर डिफेंस ऑफसेट जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो डिफेंस ऑफसेट क्या होता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या नए रूल्स लाए गए हैं इसके बारे में, और यहाँ पर जो नए रूल्स लाए हैं उसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर न्यूज़ बेसिकली क्या है, तो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर लेटेस्ट डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 लेकर आए हैं। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंज हुई है। मतलब 15 साल पहले जो एक पॉलिसी लेकर आई थी उसे यहाँ पर चेंज किया गया है। अब उस पॉलिसी का नाम क्या है, पॉलिसी का नाम है ऑफसेट क्लॉज। अब ये जो ऑफसेट क्लॉज है इसे कुछ कंडीशंस के लिए रिमूव कर दिया गया है। जी हाँ, रिमूव कर दिया गया है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑफसेट क्लॉज क्या होता है और कौन सी कंडीशंस के लिए इसे रिमूव किया गया है। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। डिफेंस ऑफसेट मतलब क्या होता है, तो सिंपलेस्ट टर्म में अगर देखा जाए तो ऑफसेट ये एक ऑब्लिगेशन होता है इंटरनेशनल प्लेयर पर, जिससे हम जो डिफेंस की चीज़ें हैं वो खरीद रहे हैं, तो वो जो प्लेयर है उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसे यहाँ पर बूस्ट किया जाए, जिससे कि कुछ हिस्सा जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स का वो इंडिया से खरीदे, जिससे क्या होगा, इंडिया का जो डिफेंस मार्केट है उसे यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। फॉर से कि यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया अगर कुछ परचेस कर रहा है, यूएसए से कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेस कर रहा है, ठीक है, इंडिया क्या बोल रहा है, हम तुमसे 100 करोड़ का माल खरीद रहे हैं। अब माल मतलब देखिए आजकल न्यूज़ में माल मतलब कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पर माल का मतलब है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो, तो यहाँ पर माल खरीद रहे हैं पर 50 करोड़ का माल तुम इंडिया में बनाओगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि यूएसए और इंडिया में जब डील हो रही है तो ऑफसेट क्लॉज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऑफसेट क्लॉज क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है वो यूएसए से 100 करोड़ का माल जो है वो खरीद रहा है, लेकिन 100 करोड़ में से 50 करोड़ जो है मतलब 50% जो है वो यहाँ पर इंडिया में बनेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें लग रही है 50 करोड़ का माल जो है इंडिया से खरीदा जाएगा, या फिर टेक्नोलॉजी जो है वो दी जाएगी। तो अलग अलग तरीके से ऑफसेट क्लॉज हमें देखने को मिलता है। स्ट्रिक्टली रिजिडली सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है। ये तो हमको मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा, इंडियन मार्केट जो है बूस्टअप हो जाएगा। तो यहाँ पर यूएसए से अगर हम खरीद रहे हैं तो बोलेंगे जू हुकुम मेरे आका, यहाँ पर हम तो बिल्कुल खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ऑफसेट क्लॉज क्या होता है कि यहाँ पर 100 करोड़ की अगर चीज़ है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो इंडियन मार्केट से खरीदा जाए या फिर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, जिससे कि क्योंकि इतनी महंगी डील होती है तो इतनी महंगी डील के मुकाबले इंडिया को भी तो फायदा होना चाहिए, इंडियन मार्केट को भी तो फायदा होना चाहिए। तो ये होता है ऑफसेट क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑफसेट क्लॉज का, पार्शियली कंपेंसेशन जो है वो दिया जा सके। मतलब कि ऐसा जैसे हमें देखने को मिलता है ना कि भैया तुम ये खरीद रहे हो ना, तो ठीक है तुम ये खरीद रहे हो, लेकिन हम तुमसे ये चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हमको ये जो है ये देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो पार्शियली कंपेंसेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंट आउटफ्लो जो यहाँ पर हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का, उसी के साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है उसका यहाँ पर इंडक्शन होना चाहिए, है ना। मतलब क्या है कि अगर 100 करोड़ का माल हम खरीद रहे हैं तो अगर वो 50 करोड़ का माल इंडिया में बनाने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए या फिर 50 करोड़ का माल इंडिया से खरीदने के लिए अगर तैयार नहीं है तो फिर टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र कर दो। टेक्नोलॉजी तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो भी हमारे लिए ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ कैपेसिटीज़ जो है, कैपेबिलिटीज़ जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की, उसमें ऐडअप करना, है ना। अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ की जो इंडस्ट्री उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। पूरा अगर एक जो जेट है वो बनाया जा रहा है तो उसके पुर्जे जो होते हैं, पुर्जे यहाँ पर बनेंगे, पुर्जे यहाँ पर बनेंगे तो यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट जो है भी फलेगा फूलेगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें ऑफसेट क्लॉज का देखने को मिलता है। ये जो ऑफसेट क्लॉज है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था जब रफाल जो है उसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब यहाँ पर जो पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस कब की गई थी, ऑफसेट क्लॉज की हम बात कर रहे हैं। जो ऑफसेट क्लॉज है वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस कब की गई थी, तो जो हमारे फॉर्मर फाइनेंशियल एडवाइज़र थे डिफेंस मिनिस्टर के, जो रिटायर हुए 2012 में, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि भैया जो पॉलिसी है वो यहाँ पर रहना चाहिए। और 6 स्टैंडिंग कमेटी जो है डिफेंस की 2005-6 में उन्होंने रिकमेंड किया था, दिसंबर 2005 में उनकी रिपोर्ट में, कि यहाँ पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी
यहाँ में ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया गया था 2007 में। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ें हैं ये देखने को मिलती है। अब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने स्टेट किया है कि ऑब्जेक्टिव जो है डिफेंस ऑफसेट का फॉर द फर्स्ट टाइम अगस्त 1 2012 में उन्होंने इसका ऑब्जेक्टिव बताया था। ऑब्जेक्टिव क्या बताया कि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्विजिशन जो कर रहे हैं उसके बदले में यहाँ पर जो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज है उसकी डेवलपमेंट यहाँ पर हम फॉस्टर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो रिसर्च है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, डिफेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, उसमें हम यहाँ पर हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सेक्टर्स है जैसे कि सिविल एरोस्पेस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, उससे हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार जो ऑब्जेक्टिव्स निकल कर आए थे। अब यहाँ पर अगस्त 2012 डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर कुछ एवेन्यूज़ मेंशन किए थे, जैसे कि डायरेक्ट परचेज जो है ऑफ और एग्जीक्यूटिव एक्सपोर्ट ऑर्डर एलिजिबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन एंटरप्राइज। ठीक है, उसी के साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है जॉइंट वेंचर विद इंडियन एंटरप्राइज। यहाँ पर क्या है, जॉइंट वेंचर जो होता है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में आता है तो उससे इंडिया जो है उसका मार्केट बढ़ता ही है, क्योंकि जब FDI आता है मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंडियन एंटरप्राइज, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी उपयोग जो है वो चाइना लेता है। चाइना क्या करता है कि भैया तुम हमारे कंट्री में आना चाहते हो ना, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर दो। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में मतलब तुम्हारी टेक्नोलॉजी जो है हमको मिल जाएगी और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसका रेप्लिका बना देंगे। रेप्लिका बनाकर हम यहाँ पर बेचना शुरू कर देंगे। यूट्यूब फिर उसको नहीं, यूट्यूब नहीं चलेगा, हमारे यहाँ पर हमारा वाला रेप्लिका चलेगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो इंडियन एंटरप्राइज इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ जो इक्विपमेंट्स होते हैं नॉन इक्विटी रूप से, मतलब यहाँ पर क्या है जो इक्विपमेंट्स है उसके यहाँ पर प्रोविजन करना। ठीक है, इक्विपमेंट जो है उसका मेंटेनेंस करना, उसकी सर्विस करना, उसका यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना, ये सारी चीज़ें है ना। टेक्नोलॉजिकल एक्विजिशन जो है DRDO के द्वारा हाई टेक्नोलॉजीज़ के एरिया में, वो मतलब यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी USA के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्नोलॉजी अगर हमें पता चल गई तो हम भी वैसे इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये हमें देखने को मिलता है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा हमें देखने को मिलेगा। हम भी उस लेवल के जो वो लोग बना रहे हैं उस लेवल के जो इक्विपमेंट्स है डिफेंस इक्विपमेंट्स वो बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब ऑफसेट क्लॉज अभी क्या नहीं रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट अगर होता है, या फिर इनिशियो सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर इंटर गवर्नमेंट अग्रीमेंट होता है, तो उसमें ऑफसेट क्लॉज जो है वो नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है तो ऑफसेट क्लॉज नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पर मोदी जी जो है खुश होकर बोल रहे हैं UPSC पोस्टपोन नहीं हो रही है। पता है ना आप सभी को UPSC जो है पोस्टपोन नहीं हो रही है। ठीक है, 4 अक्टूबर जो है उसी तारीख को हमें UPSC देखने को मिल रही है। तो अगर आप तैयार नहीं हो तो तैयारी कर लो फटाफट। ठीक है, उसके लिए सेपरेट वीडियो जो है वो बनाया हुआ है मैंने कल ही। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट अगर है, ठीक है, उसी के साथ साथ इनिशियल सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट है। सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि एक ही अगर वेंडर है, क्या होता है काफ़ी सारे वेंडर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक ही वेंडर है तो उसमें भी यहाँ पर नहीं रहेगा। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट है फिर भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो डील हमारी है 36 राफेल फाइटर जेट्स की, ठीक है, जो साइन की गई है इंडिया और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में 2016 में, ये IGA है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट है। तो इसमें भी जो ऑफसेट क्लॉज है अप्लीकेबल नहीं रहेगा। लेकिन हालांकि ये 2016 में कर दिया गया था, इसलिए हमें ऑफसेट क्लॉज जो है ये देखने को मिलता है ना। तो ये 3 आपको पता रहने चाहिए, डायरेक्टली आपको एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू DAP 2020 ऑल द इंटरनेशनल डील दैट आर कॉम्पिटिटिव और मल्टीपल वेंडर्स है, तो वहाँ पर 30% ऑफसेट क्लॉज है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव है, जहाँ पर मल्टीपल वेंडर्स है, सिंगल वेंडर के लिए नहीं मल्टीपल वेंडर्स है, तो उसके लिए 30% जो ऑफसेट क्लॉज वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब पूरी तरीके से ऑफसेट क्लॉज को स्क्रैप नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर इन 3 कंडीशंस के लिए स्क्रैप कर दिया गया है। अब आपके मन में आएगा कि यहाँ पर इतने जब फायदे हैं ऑफसेट क्लॉज के, तो फिर यहाँ पर निकाला क्यों गया है, क्या कारण है कि यहाँ पर ऑफसेट क्लॉज है उसे रिमूव कर दिया गया है।
ऑफसेट क्लॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिलेवेंट अथॉरिटी है उन्होंने एक्सेप्ट किया है क्लेम ऑफ ₹5457 करोड़ आउट ऑफ इतना, ठीक है। और जो बाकी बचा है, मतलब देखिए ऑफसेट क्लॉज में इतना पैसा जो है वो आना चाहिए था, लेकिन इतना ही जो है वो आ पाया है और बाकी जो है या तो पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब ऐसा बोला जाता है, ऑडिट में ऐसा बोला जाता है कि जो फॉरेन वेंडर्स पहले यहाँ पर कमिटमेंट तो कर देते हैं कि हाँ हाँ मतलब ये लेने के लिए कि हमको डील चाहिए तो हाँ हाँ हम पूरा ऑफसेट क्लॉज दे देंगे, अरे तुम 30% बोल रहे हो हम 50% कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, तुम्हारी कंट्री को पूरा एकदम अमीर बना देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। लेकिन क्या होता है, लेकिन जैसे वो क्वालिफाई हो जाते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि वो यहाँ पर कमिटमेंट जो है फुलफिल कर ही नहीं पाते हैं, फुलफिल्ड होता ही नहीं है। मतलब इस तरीके का हो जाता है, एक बार यहाँ पर ले तो लेते हैं, गले वाले मिल जाते हैं, लेकिन बाद में एक बार ये मिल गया, एक बार गले मिल लिया, उसके बाद होता है नो 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 मैंने पी नहीं है, मैंने पिला दी गई है, मतलब मेरे को क्या किया गया है, मेरे को यहाँ पर ज़बरदस्ती जो ऑफसेट क्लॉजेस में फंसाया गया है। तो ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ज़बरदस्ती का यहाँ पर ये हो जा रहा है ना, इससे क्या होता है, लोड जो है ये बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है, क्योंकि हम तो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए जो है वो डाल रहे हैं ये सोचकर कि इसमें से 50 करोड़ जो है वो तो आने वाला है इंडिया में, लेकिन 50 करोड़ आता नहीं है तो हमारा लोड यहाँ पर बढ़ जाता है ना। ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2024 तक जो भी बचे हुए हैं वो यहाँ पर मीट किए जाएंगे, लेकिन वो भी यहाँ पर होपफुल नहीं है कि मीट किए जाएंगे। तो ये बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोड जो है इंडिया का बढ़ जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या ऑफसेट क्लॉज को ही हटा दो, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पर जो पेंडिंग है उस सब में रहेंगे नहीं और हमको जितना लगता है उस हिसाब से हम यहाँ पर डील जो है वो कर पाएंगे। हाँ, लेकिन मल्टीपल वेंडर्स है तो उसके लिए हम यहाँ पर 30% जो है वो रखने वाले हैं। समझ में आ गया आपको? क्लियर है, एकदम पूरा क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। चलिए अब यहाँ पर अगले इस पर आते हैं। अगला यहाँ पर बात किया जा रहा है ICGS, जो कनकलता बरुआ, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम यहाँ पर ICGS कनकलता बरुआ, ये कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में वेडनेसडे को कोलकाता में। और ये जो नाम है इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जो नाम है रखा गया है टीनेज फ्रीडम फाइटर के नाम पर, जिनको शॉर्ट डेड कर दिया गया था आसाम में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे देखे हुए हैं MM एकेडमी ऐप पर, तो फिर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आसाम में जो फ्रीडम फाइटर है, टीनेज फ्रीडम फाइटर, ठीक है, उनको यहाँ पर शॉर्ट डेड कर दिया गया था, वो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गई थी। अब यहाँ पर आप देखोगे शिप जो है, पहले हम शिप के बारे में देख लेते हैं। तो शिप क्या है, ये 5th और लास्ट है इस सीरीज में FPVs बिल्ड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। बाकी अगर हम 4 देखते हैं इसमें, क्योंकि 5th बोला गया है और लास्ट बोला गया है, मतलब इसके बाद नहीं आने वाला है। अगर हम यहाँ पर 4 देखते हैं तो वो कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, तो ICGS प्रियदर्शिनी, ICGS एनी बेसेंट, ICGS कमला देवी और ICGS अमृत कौर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से लोगों के नाम पर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो FPVs है अपग्रेडेड वर्जन है ऑफ इंश्योर पेट्रोल वेसल, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पीड जो है वो 34 नॉट्स की यहाँ पर अचीव कर सकता है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सीधा क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो फीचर्स है मोस्टली उस पर क्वेश्चन आते हैं। कोस्ट गार्ड्स में अगर देखा जाए तो ये FPVs जो है ये अर्लियर वर्जन है जो बिलोंग करते थे राजश्री क्लास को ऑफ पेट्रोल वेसल। प्रीवियस अगर हम देखें तो ये सारे नाम जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो नाम जो है सीधे तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं, नीचे दिखे में से कौन कौन से नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में इसके बारे में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड। तो सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है कि ये सूटेड है पेट्रोलिंग के लिए, मेरीटाइम सर्विलेंस के लिए, मतलब जो भी समंदर होता है उसमें जो सर्विलेंस करना पड़ता है, एंटी स्मगलिंग जो होता है उसके लिए, एंटी पोचिंग ऑपरेशन जो होता है उसके लिए, फिशरी प्रोटेक्शन के लिए, रेस्क्यू और सर्च मिशन जो होता है उसके लिए भी, अगर कोई खो गया है तो उसको ढूंढने के लिए भी, ठीक है। और ये जो FPVs है मीडियम रेंज सरफेस वेसल है, लेंथ जो है इनकी 50 मीटर तक अराउंड देखने को मिलती है, डिस्प्लेसमेंट जो है ओवर 300 टन्स। अब आते हैं हम जिनके नाम पर ये रखा गया है। तो कनकलता बरुआ जो है ये यंगेस्ट मार्टर है ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट और आइकॉनिक स्टेटस यहाँ पर आसाम में ये गेन करती है। इन्होंने मुक्ति वाहिनी जो है उसे लीड किया था। मुक्ति वाहिनी ये एक प्रोसेशन है फ्रीडम फाइटर्स की,
ट्राई कलर जो है अनफल किया गया था गोरखपुर पुलिस स्टेशन पर सितंबर 20, 1942 को। अब यहाँ पर क्या हुआ, पुलिस ने इनको आगे नहीं आने दिया और फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। अब यहाँ पर देखिए जो बरुआ है ये यहाँ पर बुलेट उनको लगे, लेकिन उन्होंने फ्लैग जो है उसको गिरने नहीं दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैग जो है गिरने नहीं दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर जब वो गिरने लग रही थी तो बाकी दूसरी जो वॉलंटियर थी वो यहाँ पर आ गई और फिर उन्होंने फ्लैग को हेल्ड किया और उनको भी यहाँ पर शॉट डेड जो है वो कर दिया था। देखिए क्या जज्बा था यार, क्या जज्बा था। आज हम यहाँ पर जो कास्ट है उसके पीछे लड़ रहे हैं, जो रिलीजन है उसके पीछे लग रहे हैं। जज्बा देखिए, ये ट्राई कलर को गिरने नहीं दिया था, ये जज्बा होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर जो मृत्यु बहिनी है इसको भी ज्वाइन किया था। एक सुसाइड स्क्वाड था, सुसाइड स्क्वाड, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ये जो स्क्वाड था स्ट्रिक्टली सिर्फ 18 साल की उम्र से ऊपर वाले जो थे उन्हीं को लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो कनकलता है यहाँ पर एक्सेप्शन थी। तो ये भी चीज़ आपको एग्जाम में सीधा पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। अब कोस्ट गार्ड जो है नाम किया गया है एन अर्लियर शिप आफ्टर हर। पहले भी यहाँ पर प्रीवियसली अगर हम देखें ICGS कनकलता बरुआ जो है कमीशन की गई थी 1997 में और इसे डी कमीशन कर दिया गया था 2017 में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 साल की सर्विस जो है हमें देखने को मिली थी। तो अगर ऐसा आता है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर रखा गया इनके नाम पर तो ये गलत रहेगा। क्लियर है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई है। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं दूसरे न्यूज़ आर्टिकल पर। यहाँ पर बेसिकली म्यूटेशन के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि म्यूटेशन के बारे में, कोरोना वायरस जो है म्यूटेट होता है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब वो जाता है तो म्यूटेट होता है, खुद को वो अपग्रेड करता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम कोई भी यहाँ पर नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम गर्म पानी पीना शुरू कर दें, हम वाफ लेना शुरू कर दें, हम कोई भी चीज़ काढ़े वाड़े लेना शुरू कर दें, तो ये खुद को म्यूटेट करके ऐसा बना देगा कि उसको भी इम्यून हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूँ, उस तरीके से नहीं होता लेकिन आसान शब्दों में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कोरोना वायरस जो है SARS-2 कॉन्स्टेंटली म्यूटेट होता रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि भैया एक जगह से दूसरी जगह जो वो जा रहा है म्यूटेट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वही कोरोना वायरस रहे जैसा हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पर हमें नया जो है वो देखने को मिल रहा है म्यूटेशन D614G, ठीक है। ये हमें देखने को जी मतलब ग्लाइसिन हमें देखने को मिलता है रिप्लेसेस डी एस्पेरिटिक एसिड 614th पोजीशन पर। तो ये हमें मतलब देखिए कितना साइंटिफिक हो रहा है, तो आपको सीधा ऐसा आ सकता है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, ऐसे सीधे ऐसे साइंटिफिक वर्ड्स आते हैं ना कि ये वर्ड जो है काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है किससे रिलेटेड है, तो सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए सभी जितने भी वायरस होते हैं ना वो म्यूटेट होते रहते हैं, और वो ह्यूमन जिस तरीके से बैरियर्स ला रहा है, ह्यूमन्स अगर कोई बैरियर ला रहा है, कोई अड़थड़ा उनके लिए क्रिएट कर रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए वो यहाँ पर चेंज जो है वो होते रहते हैं। ये स्लोली यहाँ पर जो होस्ट सेल है उसको यहाँ पर रेप्लिकेट करते रहते हैं और अपने आप में चेंज होते रहते हैं। अंटिल नाउ हमें 12,000 जो म्यूटेशंस है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट किए गए हैं, 3.2 करोड़ केसेस जो ग्लोबली हमें देखने को मिली है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक जो ये जो म्यूटेशन है ये बहुत ही खतरनाक तरीके का है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो म्यूटेशन है इस म्यूटेशन में क्या हो रहा है, जो ग्लाइसिन है रिप्लेस कर रहा है जो एस्पेरिटिक एसिड है, मतलब डी जो हमें देखने को मिल रहा है इसको यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है। इसलिए जो म्यूटेशन है इसको D614G जो है ये यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये जो म्यूटेशन है इतना खास क्यों है? अब देखिए नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, नॉर्मली क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं जहाँ पर म्यूटेशन होते हैं वो यहाँ पर जो प्रोटीन स्पाइक है उस पर लोकेटेड होते हैं। यहाँ पर आप प्रोटीन स्पाइक जो है यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पर होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ACE रिसेप्टर जो होता है, ACE2 रिसेप्टर जो होता है ह्यूमन सेल का, उसको यहाँ पर अटैच होते हैं। हमने कई बार डिटेल में देखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे यहाँ पर ये लगता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये अपने आप को म्यूटेट करते हुए जाता है, ठीक है, अपने आप को चेंज करते हुए जाता है। एंट्री जो है सेल में किस तरीके से ली जाए, एंट्री कैसे ली जाए, ये यहाँ पर देखता है। और यहाँ पर एंट्री जो है एक बार हो जाए तो अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंगों से यहाँ पर करने की कोशिश करता है। अब ये एक ही अगर चिपका तो बात अलग है, लेकिन अगर बहुत सारे चिपक गए तो फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है ना। अब इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जो ह्यूमन सेल है उसको यहाँ पर सर्वाइव करने में मुश्किलात हो जाती है कि भैया सर्वाइव कैसे करें। इसलिए क्या होता है कि फिर वो सब्सिडेबल हो जाता है और फिर वो भी यहाँ पर इसका ये जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, जो वायरस है उसको भी अफेक्ट कर देता है, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी हमने जो म्यूटेशन होता है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी देखा हुआ है। इसके लिए हमें अलग अलग तरीके के हमें जो वैक्सीनेशन है, इसीलिए तो वैक्सीनेशन का इतना ट्रायल होता है ना कि भैया किसी भी तरीके से म्यूटेट कर दे, नहीं तो क्या है वैक्सीन इसके लिए लाई गई और ये म्यूटेट होकर कोई अलग ही बन गया और फिर उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोरोना वायरस ख़त्म ही नहीं होगा कभी, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम आते हैं एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज में अगर हम देखते हैं, आइडियाज़ पेज में अगर हम देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ दी जो है बाबरी मस्जिद के बारे में है, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट आया है। तो ये नॉट जस्टिस, उसी के साथ डिमोलिशन, ये आप देख सकते हो कि ये पूरे इसी के बारे में है। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसे देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है खासकर जो स्ट्रक्चरल सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारे जुडिशरी का है उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ना कि हम इसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो नॉट जस्टिस जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फ्रंट पेज है हमारा, उसको भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस का जो फ्रंट पेज है उसमें भी ये वाली न्यूज़ आई है, तो दोनों को साथ में लेकर पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग अक्यूज़ थे कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद उसे डिमोलिश किया गया है, उसे गिराया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो ये अक्यूज़ जो है चार्ज किया गया है विद वेरियस सेक्शंस इंडियन पिनल कोड के। तो ये देखिए पिनल कोड के सेक्शंस जो है कभी कभार आपको हो सकता है कि मैच द पेयर में पूछ लिया जाए, वायलेंस से रिलेटेड कौन सा होता है, या फिर जो क्राइम है कमिट क्राइम उससे रिलेटेड क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड कौन सा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार आ सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो वायलेंस से रिलेटेड है सेक्शन 153A एंड 153B। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ क्राइम अगर देखें 120B। अनलॉफुल असेंबली अगर देखें सेक्शन 149 किसके हैं, इंडियन पिनल कोड के, IPC के। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें चेंजेस देखने को मिले हैं या फिर जो केस यहाँ पर बढ़ता हुआ है, तो ये केस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर अप्रोच किस तरीके का रहा है, मतलब क्या क्या यहाँ पर देखा जाता है, किस तरीके से केस को समझा जाता है। तो CBI जो है वॉज रिक्वायर्ड टू डेमॉन्स्ट्रेट यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर अक्यूज्ड है कि जिन्होंने इसको डिमोलिश किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉर एन असेंबली टू बी ट्रीटेड अनलॉफुल अंडर IPC, कोड जो है वो इन्फर करता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट था क्या, मतलब क्राउड जो है, क्राउड मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ना कि मतलब एक साथ अगर जमा हो रहे हैं तो बहुत सारी जगह पर होते हैं, हमें क्राउड जो है बहुत जगह पर देखने को मिलता है, लेकिन अनलॉफुल था कि नहीं उसे ट्रीट करने के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो देखा जाता है। मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाती है, जैसे कि जो टूल्स है वो कौन से इस्तेमाल किए गए थे या फिर वेपन्स जो है वो कौन से इस्तेमाल किए गए थे। हाँ, अगर यहाँ पर डिमोलिशन के लिए टूल्स या फिर जो चीज़ें हैं वो अगर सेम तरीके की इस्तेमाल की गई थी मतलब वो अनलॉफुल था। उसी के साथ साथ यहाँ पर बिहेवियर जो है वो कैसा रहता है प्रायर और ड्यूरिंग और आफ्टर द इंसिडेंट्स। और यहाँ पर जो ऑथर है, यहाँ पर जो हम आर्टिकल देख रहे हैं तो ऑथर है उनका ये बोलना है कि यहाँ पर जो स्वीट्स है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी का, उस पर यहाँ पर सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं ऑथर के द्वारा। देखिए जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ऑथर ने जो कहा है वो हम आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्विंटल है, यहाँ पर जो बाइज्जत बरी किए गए हैं वो सेटबैक है टू द CBI का रेपुटेशन। ठीक है, और ये हाई टाइम है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको लिबरेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है तो यह देखने को सीधे सीधे मिल रहा था कि यहाँ पर जानबूझ के जो चीज़ें हैं वो की गई है, ऐसा ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे कि स्वीट्स जो है वो बांटे गए थे, ये सारी चीज़ें हमें ऑथर के द्वारा इसमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उससे लिबरेट करना जुडिशरी को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी जो है उन्होंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जो है इस पर देने चाहिए। तो ये आर्टिकल के थ्रू हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन इससे अब निकलता क्या है, निकलता है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है MM एकेडमी पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर था उससे मैंने ये स्क्रीनशॉट जो है वो लिया हुआ है। तो इसमें इंडिपेंडेंस जो है मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इंडिपेंडेंस हम किस तरीके से बोलते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट का, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की वो यहाँ पर अलग तरीके की होती है। राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन उसके पीछे कई सारी चीज़ें होती है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस जो हमने देखा था, है ना। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे कंसल्ट किया जाता है और ये बाइंडिंग रहता है, और ये अकेले नहीं रहते हैं, इसमें सीनियर मोस्ट जज जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और उसमें से अगर 2 जजेस ने भी मना कर दिया कि नहीं भैया इनका नाम रिकमेंड नहीं करना है तो फिर वो नहीं होगा।
उसी के साथ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, मतलब अगर रिमूव करना है तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है। वो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी दो ही ग्राउंड पर रिमूव किए जा सकते हैं। उसी के साथ साथ लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पर इनिशिएशन हो सकता है। लोकसभा में करना है तो 100 लोगों की साइन लगेगी, राज्यसभा में करना है तो 50 लोगों की साइन लगेगी। और फिर जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय करेंगे कि एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है। अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो 3 मेंबर की कमेटी हमें देखने को मिलती है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं और इमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं। और फिर अगर ये देख लेते हैं कि हाँ गिल्टी है, फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों ही हाउसेस में। और फिर अगर ये पास हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति जो रिमूव करते हैं। तो इतनी लंबी प्रोसेस है, तो एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो मिल जाता है कि इतने आसानी से रिमूव नहीं किए जाएंगे। उसी के साथ फिक्स सर्विस कंडीशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज है तो 65 साल तक उनका रिटायरमेंट रहेगा। अगर दूसरे हाई कोर्ट 62 साल हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ एक्सपेंसेस जो है चार्ज किए जाते हैं कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया पर। चार्ज और मेड में क्या डिफरेंस है? चार्ज मतलब वोट जो है वो नहीं करना पड़ता है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो कि बिल पास हो, बजट पास हो ना हो, इनको अपनी सैलरी जो है मिली जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो जजेस है उनका कंडक्ट डिस्कस नहीं किया जा सकता है कहीं पर भी। उसी के साथ साथ जो रिटायरमेंट उसके बाद प्रैक्टिस बैन कर दी जाती है। प्रैक्टिस बैन क्या की जाती है, क्यों की जाती है? सुप्रीम कोर्ट का अगर जज है तो समझ लीजिए हाई कोर्ट का कोई जज है तो उसकी रिस्पेक्ट तो करेगा ही ना। या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो सुप्रीम कोर्ट के बाकी उसके कलीग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे ही ना। तो अगर ये रिटायर हो जाता है उसके बाद अगर ये एडवोकेट बन के प्रैक्टिस करेगा तो इसकी तो पहले से सारे जजेस पहचान के रहेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ कंटेम्प्ट अगर होता है उसके लिए पनिश जो है वो किया जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने देखा हुआ है। यहाँ पर खुद के जो स्टाफ है उसको अपॉइंट करना, जो ज्यूरिडिक्शन है उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता है ना। उसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव सेपरेट होता है। तो ये इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन इतना सब इंडिपेंडेंस रहने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलता ही है। और उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं वो यहाँ पर जो अपना रिटायरमेंट है उसके बाद 2 तरीके के जॉब्स में एंगेज हो जाते हैं। एक तो है चेंबर प्रैक्टिस, ठीक है। चेंबर प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर ओपिनियंस जो है, क्लाइंट्स को ओपिनियन देना, है ना। प्राइवेट डिस्प्यूट जो होते हैं उसमें आर्बिट्रेटर का काम करना। और दूसरा हमें देखने को मिलता है एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब कोई ना कोई पोस्ट पर यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर ले लेते हैं। इसे लॉ कमीशन जो उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि इसको एबॉलिश कर देना चाहिए। एटलीस्ट जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है वो यहाँ पर रखना ही चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब क्या है? रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 साल तक आप काम नहीं करोगे कहीं पर भी आप नहीं जा सकते हो। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, कहीं पर भी आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है उसको यहाँ पर बैन करने की बात की गई थी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर खतरा जो है वो भी देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब जो है उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए क्या, या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो इस पर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इससे से रिलेटेड है जुडिशियल एक्टिविज्म भी, जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी, है ना, जुडिशियल रिव्यू भी। ये सारी चीज़ें MM एकेडमी ऐप पर पॉलिटिकल लेक्चर्स में डिटेल में एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन की हुई है। अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं 3 रिफॉर्म्स। यहाँ पर जो 3 रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एजुकेशन बोलिए, लेबर बोलिए, एग्रीकल्चर बोलिए, तो ये जो रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं इसके बारे में ये आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है। तो इंडिया का एग्रीकल्चर लॉ ये कभी भी, मतलब प्रीवियस पार्ट्स में अगर देखे जाए तो कभी भी प्रो फार्मर नहीं रहा है, प्रो कंज्यूमर भी नहीं रहा है, ये रहा है प्रो मिडलमैन। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कंज्यूमर है बेचारा, ठीक है, यहाँ पर एक फार्मर है बेचारा। तो ना ही फार्मर के लिए रहा है ना ही कंज्यूमर के लिए रहा है, बल्कि ये जो मिडल मैन यहाँ पर रहता है उसके लिए हमें देखने को मिला है। इंडिया का लेबर लॉ जो है ये कभी भी प्रो लेबर नहीं रहा है, प्रो एम्प्लॉयर नहीं रहा है, बल्कि ये प्रो लेबर इंस्पेक्टर रहा है, ठीक है, इंस्पेक्टर जो पुलिस राज देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ इंडिया का एजुकेशन लॉ जो है ये कभी भी प्रो स्टूडेंट नहीं रहा है या प्रो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं रहा है, ये प्रो UGC AICTE ही रहा है ना। और इसीलिए यहाँ पर जो चेंजेस लाए गए हैं ये चेंजेस काफ़ी अच्छा रुख अपनाएंगे। लेकिन अब तक ये चेंजेस क्यों नहीं किए गए थे, इतने सालों से ये चेंजेस जो है क्यों पड़े हुए थे? तो देखिए 3 लेसन्स यहाँ पर बताए गए हैं ऑथर के द्वारा। वंडरफुल न्यू बायोलॉजी जो है दादा भाई नौरोजी की, ये यहाँ पर 3 लेसन जो है यहाँ पर बताते हैं डिसफंक्शनल रिजिम के लिए। पहला है कि कोई भी चेंज जो हो रहा है उसके लिए एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थियरी जो थी, हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में देखी हुई है, ड्रेन थियरी ये गवर्नमेंट डाटा को लेकर एक प्रूफ कर रही थी कि इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हो रहा है।
दूसरा अगर हम देखें, कोई भी चेंज जो है वो बैलेंस्ड रहना चाहिए। दादा भाई नौरोजी जो है वॉज टू मॉडरेट रेडिकल्स के लिए और बहुत रेडिकल थे मॉडरेट्स के लिए, मतलब एक बैलेंस मेंटेन किए हुए थे, ठीक है। और फाइनली जो चेंजेस है रिक्वायर्ड फॉर ओपननेस बिकॉज यू कांट साइमल्टेनियसली रिग्रेट एंड डिफेंड द स्टेटस को। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ पर ये जो चीज़ है इस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और आप खुद को चेंज करने के लिए भी तैयार नहीं हो। मतलब मेरे जो मार्क्स है टेस्ट सीरीज में ये 100 के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, रिग्रेट तो कर रहे हो लेकिन उसमें चेंज भी नहीं कर रहे हो, जैसे कि वैसे आपकी स्ट्रेटेजी रख रहे हो। MM एकेडमी जो है उसको आप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, MM एकेडमी ऐप को। MM एकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे तो अपने आप आपके ही बढ़ जाएंगे। काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है, काफ़ी सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने बोला है MM एकेडमी की जब से डाउनलोड किया है, जब से ज्वाइन किया है, जब से वीडियोज़ देख रहे हैं तब से उनके मार्क्स जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर नौरोजी जो है वो ज़्यादा रेडिकल बन गए थे 80s, क्योंकि यहाँ पर नए आइडियाज़ जो है वो यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर चेंजेस जो है उसके ज़रूरी है। माइनॉरिटी रूल हमें देखने को मिलता है भाई साहब। माइनॉरिटी रूल मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे देश में माइनॉरिटी हमें देखने को मिलती है और मेजोरिटी हमें देखने को मिलती है। मेजोरिटी जो है वो भूखी प्यासी बैठी रहती है, माइनॉरिटी जो है वो मस्त दबा के खाती है। तो माइनॉरिटी रूल हमें देखने को मिलता है ना। इक्वालिटी और जस्टिस ये एक ड्रीम की तरह हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट जो है वो माइनॉरिटी रूल क्रिएट करता है। एग्रीकल्चर में सिर्फ 6% जो फार्मर्स है वो MSP से बेनिफिट हो रहे हैं। 45% ऑफ और लेबर फोर्स जो है वो 15% ऑफ GDP जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सोचिए आप कितना बड़ा ये गड्ढा है। माइनॉरिटी रूल एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 22,500 जो अब 6.3 करोड़ इंटरप्राइज पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ से ऊपर है। उसी के साथ साथ माइनॉरिटी रूल एजुकेशन में भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ 15% हमारे किड्स जो है जो क्लास 1 से स्टार्ट किए हैं वो क्लास 12 फिनिश करते हैं, ठीक है। सिर्फ 15%, मतलब सोचिए कि 100 लोगों ने अगर क्लास 1 से शुरुआत की है तो सिर्फ 15 जो है वो क्लास 10 तक फिनिश कर पा रहे हैं और सिर्फ 10 जो है वो यहाँ पर इंडिया कॉलेज डिग्री जो है उनके पास हमें देखने को मिल रही है। तो मतलब सोचिए कि कितना माइनॉरिटी रूल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 3 रिफॉर्म्स एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, लेबर लॉज में जो यहाँ पर लिए गए हैं वो रिलेटेड है। क्यों? यहाँ पर एम्प्लॉयड पॉवर्टी जो है बिगर चैलेंज है देन दी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है ये चैलेंज नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयड पॉवर्टी जो है कि एम्प्लॉयमेंट है लेकिन फिर भी गरीब है, फिर भी पुअर है, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है। फार्मर जो है आर नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड लेकिन सेल्फ एक्सप्लॉयटेटिव है, सेल्फ एक्सप्लॉयटेटिंग है। उसी के साथ साथ लेबर अगर हम देखें तो हैंडीकैप्ड है विदाउट कैपिटल, कैपिटल जो है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। उसी के साथ साथ फार्मर जो है इन्वॉल्विंग लेस ऑफ देम गवर्नमेंट स्कूल्स, टीचर, कोई भी यहाँ पर उनको कोई लेना देना नहीं है कि भैया बढ़ने की उम्मीद नहीं है और घटने का डर नहीं है ना। तो ऐसा है। वो आपने अगर जन्नत मूवी देखी होगी, फर्स्ट जन्नत मूवी, उसमें एक ज़बरदस्त डायलॉग वो बोलता है कि जितने का हारने का डर और जितने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो टेंशन वाला वक्त होता है ये कमाल का होता है और ये हर चीज़ में लागू होता है। अगर आप बिजनेस देखो उसमें भी यही चीज़ लागू हो सकती है कि हारने का डर और जीतने की उम्मीद। आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी ये चीज़ लागू होती है, हारने का डर और जीतने की उम्मीद। इसके बीच आप अभी खेल रहे हो तो अगर आपको टेंशन नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें ये चला जाता है ना। आप जब यहाँ पर अभी आपके लिए है UPSC जब आप क्लियर कर रहे हो तो ये वाला पीरियड आपके लिए वो है हारने का डर जीतने की उम्मीद। लेकिन एक बार आप बन गए तो आपका सिनारियो ऐसा ही हो जाएगा कि अब हारने का डर नहीं है और जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो होने वाला है जो होने वाला है ना। कोई बड़ा होगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है और जो हारने का वो डर नहीं है क्योंकि कोई निकाल नहीं सकता है। तो ये यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है इस चीज़ में फंसे हुए हैं, इसलिए कोई बड़ी चीज़ स्कूल में भी नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो है वो इस हाइपर जोन में बैठे हुए है ना, तो इसलिए कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। गेनर्स अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो चेंजेस लाए जा रहे हैं, तो गेनर्स अगर हम देखते हैं, बिग गेनर जो है इंडिविजुअल फ्रीडम रिफॉर्म से, तो वो हमें यूथ देखने को मिलता है, फैक्ट्रीज देखने को मिलती है, फार्मर्स देखने को मिलते हैं, MSCME देखने को मिलती है, वेजेस। यूथ क्यों यहाँ पर अभी जो चेंजेस लाए गए उससे यूथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर दैट इज मैरिज विदाउट डिवोर्स डजेंट लीड टू फीवर मैरिजेस। मतलब क्या बोला गया है देखिए यहाँ पर, मैरिज विदाउट डाइवोर्स, ठीक है, मैरिज हो रहे हैं विदाउट डाइवोर्स, तो यहाँ पर कम मैरिजेस होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन फ्यूअर रजिस्टर्ड मैरिजेस होंगे, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर यूथ जो है उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा यहाँ पर मिल सकता है। फैक्ट्रीज़ की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फैक्ट्रीज जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर, क्योंकि क्या होगा, फैक्ट्रीज में भी जो लोग हैं वो बढ़ते जाएंगे तो फैक्ट्रीज भी अच्छा परफॉर्म करेगी। फार्मर जो है उनका भी यहाँ पर ज़्यादा शेयर रहेगा, है ना, वो अपने हिसाब से बेच सकते हैं तो अपना एक ज़्यादा शेयर रहेगा। एमएसएमईज जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर बढ़ जाएगा, खुद के एम्प्लॉयज़ वो हायर कर पाएंगे, उनमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है खत्म कर दिए गए हैं, है ना। और फाइनली यहाँ पर वेजेस अगर हम देखते हैं तो मिनिमम वेजेस प्रोग्राम जो है वो हायर है। तो इससे क्या होगा, इससे नॉन फार्म जॉब क्रिएशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल अगर हम देखें तो मिनिमम वेजेस अगर 50 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन फार्म में काम करने की वजह से अगर उसको 100 रुपये मिल रहा है तो फार्म में काम नहीं करेगा क्या। अब यहाँ पर अगर ये 150 कर देते हैं तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। फार्म इस पर भी ज़्यादा लोग नहीं जाने, नॉन फार्म सेक्टर में भी जॉब क्रिएशन होने चाहिए, तो यहाँ पर जॉब क्रिएशन जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ये गेनर्स हमें देखने को मिलता है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के पास एक यूनिक चांस है कि वो मास प्रॉस्पेरिटी जो है क्रिएट कर सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी बिल्डअप हो सकती है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी बिल्डअप हो सकती है, क्योंकि चाइना जो है उसका यहाँ पर ये हो गया है ना। और इसीलिए अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में इंडिया जो है वो अच्छा खासा लेबर प्रोवाइड कर सकता है, स्किल्ड लेबर जो है वो भी प्रोवाइड कर सकता है। डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो जाएगी यंग पॉपुलेशन के लिए, प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। इसीलिए जो पॉलिसी लाई गई है इसके तहत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है इंडिया को हो सकता है। ओवर द नेक्स्ट डेकेड यहाँ पर देखिए अंदाज़ा क्या लगाया गया है जो ऑथर है उनके द्वारा, कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट जो है वो 11% से 18% जो है वो चली जाएगी। यहाँ पर फार्मर फ्रॉम 45% टू 15% ऑफ द वर्कर्स यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर देखें तो 25% 50% जाएगा। और इंडिया का पर कैपिटा जो है वो $2,500 से $10,000 जो है वो चला जाएगा। तो इस तरीके से डेकेड, ठीक है, नेक्स्ट डेकेड में हमें इतनी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। तो समझ में आ गया आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको मेन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है पहुंचा सकता है। अब यहाँ पर हम आते हैं जो न्यूज़पेपर है हमारा, तो फ्रंट पेज की न्यूज़ हमने देख ली थी, सेकंड पेज जो उसमें कुछ होता नहीं है वही कनेक्टेड होता है। अब थर्ड पेज अगर हम देखते हैं जहाँ पर सिटी आती है, मतलब यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आती है, हालांकि सिटी ओरिएंटेड है लेकिन फिर भी यहाँ पर EPCA जो है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है, मतलब एनवायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी, इसके बारे में हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आपको एग्जाम में सीधा आ सकता है कि क्या है, तो इसलिए इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अब EPCA अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसको सीओ मोटो पावर है, खुद से यहाँ पर जो है वो केसेस ले सकती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब नेसेसरी स्टेप्स यहाँ पर जो व्हीकल पोल्यूशंस है ना, जो फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके कंप्लायंस के लिए, जो यहाँ पर ट्रैफिक प्लानिंग होती है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये सब यहाँ पर देख सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे से रिलेटेड एक और हमें देखने को मिलता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी, तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में, ये स्टैब्लिश किया गया 1974 में अंडर वाटर प्रिवेंशन पोल्यूशन एक्ट 1974। और CPCB ये यहाँ पर इंटरेस्ट है विद द पावर एंड फंक्शन अंडर द एयर प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, एयर प्रिवेंशन एक्ट के अंडर में पावर जो है वो लेता हुआ देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हमें पेज 5 देखने को मिलता है। पेज 5 गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसमें एक न्यूज़ हमें देखने को मिलती है SAGY के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAGY सेंटर टू स्टेट। तो SAGY क्या है, संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। तो आपको सीधा इसके बारे में गवर्नमेंट पॉलिसीज जो उसके बारे में आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्या है, स्कीम जो है लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को, बर्थ एनिवर्सरी जयप्रकाश नारायण उनके इस पर। गोल क्या है, गोल है कि इस योजना के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि सोशो इकोनॉमिक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 3 विलेजेस ईच 2019 तक यहाँ पर डेवलप करेंगे हर MP, ठीक है। और यहाँ पर टोटल ऑफ 8 विलेजेस ईच बाय 2024 तक, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और 2019 से 24 तक 5 मोर आदर्श ग्राम यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे हर एक MP के द्वारा। प्रोसेस क्या रहेगी, ग्राम पंचायत बेसिक यूनिट रहेगा डेवलपमेंट का। ग्राम पंचायत हमने पंचायत समिति के जो लेक्चर्स हैं MM अकेडमी पर देखे हुए हैं। लोकसभा MP यहाँ पर ग्राम पंचायत जो है चूज़ करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी से। राज्यसभा MP यहाँ पर चूज़ करेंगे जो भी वो इलेक्ट होकर आए हैं। और नॉमिनेटेड MPs जो है वो यहाँ पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कंट्री से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सांसद आदर्श ग्राम योजना। भैया आदर्श ग्राम तुमको यहाँ पर बनाना है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये वाला न्यूज़ हमें देखने को मिलता है, ब्राह्मोस जो उसका इंडिजीनियस यहाँ पर बूस्टर सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया है। तो मोदी साहब ने ट्वीट भी किया था, वो भी आप देख सकते हो। ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसने यहाँ पर एक और माइलस्टोन अचीव किया है, ठीक है। सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर ब्राह्मोस का आप टेस्ट लॉन्च देख सकते हो। ब्राह्मोस अगर हम देखें सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इंडिजीनियस बूस्टर मतलब यहाँ पर देसी बूस्टर हमें देखने को मिलते हैं और एयरफ्रेम सेक्शन देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें मेक इन इंडिया को इसको काफ़ी अचीव किया जाता है। कहाँ से किया गया? उड़ीसा जो है वहाँ से हमें टेस्ट फायर देखने को मिला है। ब्राह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और उसी के साथ साथ टॉप स्पीड अगर हम देखें तो इतनी हमें देखने को मिलती है। मिसाइल का वेट जो है वो इतना है और स्ट्राइक रेंज जो है 300 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, सीधा आपको एग्जाम में आ जाता है। अब देखिए क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है। तो क्रूज मिसाइल की जब हम बात करते हैं, क्रूज मिसाइल जो है लोकेट करता है उसके टारगेट को और हैज़ अ प्रेजेंट टारगेट, ठीक है, और वहाँ तक नेविगेट करता है। क्रूज मिसाइल जो है जनरली इसमें गाइडेंस सिस्टम होती है, पेलोड होता है, एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम होती है, ठीक है। क्रूज मिसाइल यहाँ पर दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स, लैंड से, सी से, शिप से, एयर से, कहीं से भी करा जा सकता है। क्रूज मिसाइल कैरेक्टराइज किया जाता है बाय हैविंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ गाइडेंस, ठीक है, इनर्शियल या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब हमारी आँखों जो नहीं देख पाए वो बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है। और स्पेसिफिकली लो लेवल फ्लाइट जो है उसके लिए इनको जाना जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्रूज मिसाइल जो है कैटेगराइज किए जा सकते हैं साइज, स्पीड, रेंज, इसके बल पर। सुपरसोनिक हमने देखा है ना, सबसोनिक, सुपरसोनिक जो हमने ब्राह्मोस देखी है। तो इस तरीके से लैंड है ना, लैंड टू लैंड, एयर टू लैंड, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बैलिस्टिक अगर हम देखते हैं तो इस टारगेटेड एज अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, सिंगल लॉन्च फोर्स होता है और गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। प्रोजेक्टाइल मतलब यहाँ से छोड़ा है, यहाँ तक पहुँचाना है तो भैया इस तरीके से ये जो है ये चला जाएगा, ठीक है। लॉन्च किया जाता है डायरेक्टली इनटू द हाई लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। और उसी के साथ डिपेंड होता है ऑन द ग्रेविटी, टारगेट पर किस तरीके से रीच करेगी, ओके। इसीलिए इसे बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल स्पीड जो है 5000 मीटर पर सेकेंड, बैलिस्टिक मिसाइल जो है आज मच हार्डर टू इंटरसेप्ट देन क्रूज मिसाइल। तो देखिए क्या होता है, कभी कभार आपको सीधे जो डिफरेंस है ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो डिफरेंस के बारे में आपको पता रहना चाहिए। लॉन्ग मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है जनरली डिज़ाइन किए जाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड न्यूज़ आती है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो मतलब जो राष्ट्रपति है और जो राष्ट्रपति बनने की रेस में है बिडेन, उनके बीच में यहाँ पर हमें जो क्या बोलते हैं उसको डिबेट जो है वो देखने को मिली। और डिबेट होते रहते हैं यूएसए में, तो डिबेट जो देखने को मिली उसके बाद भी और डिबेट्स होने वाले हैं। तो डिबेट के मॉडरेटर जो है वो हमें इनका ये देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिबेट, अब क्या होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स है, वो क्या करते हैं फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि एग्जाम से कोई रिलेवेंट है ही नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो यार, जब एग्जाम क्लियर करनी है तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, या फिर नॉर्मली अगर न्यूज़ भी पढ़ना है तो हमारे जो इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है वो पढ़ो ना। अगर आपको नॉलेज भी सीख करना है तो जो इंडिया से रिलेटेड है वो सीख करो। अब यहाँ पर अगर आप ये वाला जो पोर्शन है इसमें अगर आप टाइम वेस्ट करो कि कौन कौन सी चीज़ों पर बात हुई, क्या क्या बात हुई, क्या मतलब क्या है इसका, ये कोई पूछने नहीं वाला है, इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। कौन कौन सी बातों पर हुआ, बस इसमें इन्फॉर्मेशन आपको पता क्या रहना चाहिए, 2 मिनट की इन्फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। पहली तो ये कि ये ऐसे डिबेट जो है वो होते रहते हैं, ठीक है। दूसरी ये कि इंडिया से रिलेटेड कुछ बात हुई क्या, तो इंडिया से रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ही बात बोली गई, वो भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव में बोली गई कि जो केसेस है वो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि जो चाइना है, इंडिया है, ये अपने केसेस जो है रिवेल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड यही जो है वो बात हमें देखने को मिली। बाकी कोई भी चीज़ आपको इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है तो फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर सेपरेट हमें देखने को मिले, कोई मतलब नहीं है उसमें, कोई आप उसकी तरफ जाओ मत। उसी के साथ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखने को मिलता है कोर सेक्टर आउटपुट जो है कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है, लेकिन अब पिकअप जो उसमें आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमें देखने को मिला था, लेकिन अब यहाँ पर पिकअप जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रॉप जो है अगस्त में वो हुआ था, जैसे कि लो डिमांड थी, अनअवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट्स की अनअवेलेबिलिटी थी, है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ था, हमें लो डिमांड देखने को मिली थी, मतलब ड्रॉप देखने को मिला था, लेकिन अब यहाँ पर पिकअप जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है कि भैया कोर इंडस्ट्री में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। ये बस इंपॉर्टेंट है, इसका कितना वेटेज है और सबसे हाई वेटेज किसका है, लो वेटेज किसका है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए होमवर्क है।
नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रो एंटरप्राइज बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ECLGS। ECLGS जो है इसके लिए, ठीक है, क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है, जो हमने देखने को मिला है, जो कोविड है उसके जो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो दी जा रही है उसके बारे में किया जा रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट बेनिफिशियरी अगर देखिए माइक्रो एंटरप्राइजेज जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट बेनिफिशियरी है। माइक्रो स्मॉल मीडियम, है ना, तो एंटरप्राइज जो हमें देखने को मिलता है, तो माइक्रो जो है ये सबसे हाई बेनिफिशियरी ऐसा बोला जा रहा है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत नहीं है, एक तो ये हमें पता चल गया कि माइक्रो सबसे हाई बेनिफिशियरी है, उसी के साथ साथ ये क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। ये यहाँ पर गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है प्रोवाइड करता है कि भैया अगर पैसे आपके खत्म हो गए हैं और आपको पैसों की जरूरत है तो हम यहाँ पर पैसे देने के लिए तैयार है ना। ये एक लोन है फॉर विच 100% गारंटी जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन एलिजिबल है। फर्स्ट टाइम बोरोवर्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिनके अकाउंट्स है वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, वो यहाँ पर रेज नहीं कर सकते हैं, ये हमने देखा हुआ था, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बेसिकली लोन है, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे जो है दिए जा रहे हैं, लोन दिया जा रहा है, लेकिन गारंटी जो है आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर रखना नहीं है, आपको यहाँ पर गारंटी जो है वो लिया जा रहा है इनके द्वारा। अब यहाँ पर आप देखो मोरेटोरियम पीरियड जो है 1 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट पर ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रहा है। 10 ईयर जो है लोन का प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके अंतर्गत फैसिलिटीज़ 4 ईयर्स डिसबर्समेंट के बाद 4 साल का जो है वो 10 ईयर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। स्कीम जो है एक्सपांडेड टू कवर एंटरप्राइज विद टर्नओवर अप टू 250 करोड़ भी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लोन जो है जिनका 50 करोड़ है तो वहाँ तक भी ये स्प्रेड किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटे रहेंगे, तो 250 करोड़ तक का है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अब यहाँ पर हमारा जो वीडियो, और हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो एक्सटेंडेड डेडलाइन जो है फाइनेंशियल 2019 रिटर्न्स की वो भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है। GST के लिए 31 अक्टूबर दिया गया है और 30 नवंबर दिया गया है इनकम टैक्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। MM एकेडमी डाउनलोड ज़रूर कीजिए और उसी के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।